आज जो लेक्चर मैं लाया हूं ये लेक्चर है क्लास 12th का लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। एक कहलाता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जब हम लिमिट लगाकर उस इंटीग्रेशन को बाउंड कर देते हैं तो यही बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये कैलकुलस का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे ये होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट लेक्चर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन की। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है? कॉस फंक्शन। तो अगर हम कॉस फंक्शन का इंटीग्रल निकालें तो उसका इंटीग्रल आएगा साइन फंक्शन यानी कि साइन एक्स, और इसके साथ साथ यहां पर एक कांस्टेंट भी आता है जिसे कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर आप 7.1 को देखें तो स्टार्टिंग में जो यहां पर क्वेश्चन गिवन है उन क्वेश्चनों में हमें यही करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के मेथड से निकलेगा, मतलब ये देखना होगा कि इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, कुछ चीजों को ध्यान में रख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर हम ले रहे हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास यहां पर है, फंक्शन एफ एक्स। अगर इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल करना है तो हम इसे इस तरह से इंटीग्रल साइन में डिनोट करते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स। और किसकी रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा है? एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहां पर लिखा जाएगा dx, यानी कि फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रल को इस साइन से डिनोट करा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट और समझ लिया जाए। मान लो एक फंक्शन हमें दिया हुआ है और ये फंक्शन है जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट यहां पर हो गया सी। अगर इस पूरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालें तो लेट एज्यूम जी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ये होता है फंक्शन एफ एक्स, और सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एफ एक्स है तो इसका ये मतलब हुआ जब हम एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो इस एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा? जी एक्स फंक्शन प्लस सी। जब भी इंटीग्रेट करा जाता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और इसे कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने देखा अगर इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इस फंक्शन का इंटीग्रल यही होगा, और यही कहलाता है एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन। तो बेटा फॉर्मूलों की बात तो बाद में आएगी। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में 7.1 में 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम कंटिन्यू करेंगे, और यहां पर हमें इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखिए कुछ क्वेश्चनों को समझने के लिए कंटिन्यू करा जाए। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, हमें यहां पर एंटी डेरिवेटिव निकालना है साइन 2x का। तो देखिए एंटी डेरिवेटिव मतलब हमें यह देखना होगा किस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन 2x है।
अब ये तो बेटा मालूम है साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। साइन फंक्शन किस फंक्शंस के डेरिवेटिव में आएगा, यानी हमें साइन कब मिलेगा, जब हम किसका डेरिवेटिव निकालें, कॉस का। तो हमने यहां पर cos 2x का डेरिवेटिव निकाला, और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ये डेरिवेटिव कितना आएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव हुआ करता है माइनस का साइन थीटा, और 2x का डेरिवेटिव आप करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब जो यहां पर माइनस आया 2 आया, ये दोनों क्या है, एक्स्ट्रा हैं। तो हमने क्या करा, इन दोनों को यहां पे लगा दिया, यानी -1/2 को अगर हम इधर पे ले आएं तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं -1/2 इंटू cos 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x होगा। तो यही एंटी डेरिवेटिव है। अगर इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव साइन 2x हुआ करता है, इसका मतलब है साइन 2x का इंटीग्रल ये पूरा होना चाहिए। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यही है। मतलब अगर हम इंटीग्रल फाइंड करें साइन 2x dx का, तो ये इंटीग्रल जो हमें मिलेगा ये मिलेगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 2x, और जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे एक कांस्टेंट को आपको यहां पे लगाना होगा, और ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, अगर यहां पर प्लस सी भी लगा होता तो डेरिवेटिव उसका निकलता कितना आता, 0 आता। यानी अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, और इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, साइन 2x मिलेगा। तो साइन 2x का इंटीग्रल ये हो गया बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जब भी इंटीग्रेट करें लास्ट में कांस्टेंट को जरूर लगाएं, और ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने 7.1 का एक क्वेश्चन कवर करा है। सारे क्वेश्चन लगभग इसमें 1 से लेकर 5 तक जो दिए हैं वो इसी तरह से दिए हैं, जिसमें हमें सिंपली मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से डेरिवेटिव को निकालना होगा। एक और फंक्शन को लेते हैं हम। सेकंड वाला जो फंक्शन हमें दिया हुआ है यह है cos थीटा। अब हम किसका डेरिवेटिव निकालें कि हमें cos थीटा मिले। सिंपल सी बात है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, 3x है तो वो भी साइन 3x होगा। हमने फाइंड करा d/dx ऑफ d/dx ऑफ साइन 3x, क्योंकि साइन के डेरिवेटिव में cos आता है। तो अगर साइन का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, cos 3x मल्टीप्लाइड बाय, इस 3 को अगर हम यहां पे ले गए मतलब d/dx 1/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x, तो ये हमें क्या मिलने वाला है, यानी इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रल या इसका एंटी डेरिवेटिव ये होना चाहिए। सो इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx is 1/3 साइन 3x। कांस्टेंट बेटा जरूर लगाएं, क्योंकि जब भी इंटीग्रल होगा एक कांस्टेंट आता है। तो ये क्वेश्चन केवल बेसिक को समझने के लिए है। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल होता क्या है, एक और क्वेश्चन लिया जाए। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है e की पावर 2x।
अब हमें मालूम है e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x होता है। तो अगर हम यहां पर e की पावर 2x का डेरिवेटिव निकालें, वी गेट 2 इंटू ई की पावर 2x, 1/2 को हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 e की पावर 2x हम कह सकते हैं इसके इक्वल, क्योंकि 2 अगर यहां पे लगा दें तब भी इसका डेरिवेटिव यही आएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव अगर 2 इंटू दिस है तो 1/2 इंटू दिस का e की पावर 2x होगा। तो बेटा इसका डेरिवेटिव ये आया। इट मींस अगर हम e की पावर 2x का इंटीग्रल x की रिस्पेक्ट में निकालें तो हमें इसका इंटीग्रल क्या मिलेगा, 1/2 e की पावर 2x, और कांस्टेंट तो लगाना ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पर हमें यह देखना होगा किसका डेरिवेटिव करा जाए। अगर हम इसे x कंसीडर कर रहे हैं तो x स्क्वायर, वो अलग बात है, x ax प्लस b है। तो x स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है, x क्यूब के डेरिवेटिव में आता है। मींस d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b का क्यूब अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n, x की पावर n -1 और ax प्लस b का डेरिवेटिव इंटू a। अब हमें केवल ये चाहिए, यानी 3 इंटू a कहां आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो हम यहां पे इस तरह लिख सकते हैं 1/3a ax प्लस b का क्यूब, इसका डेरिवेटिव ax प्लस b का स्क्वायर। तो अगर इस पूरे का ये डेरिवेटिव है, इट मींस इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3a मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस b का क्यूब प्लस c, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक क्वेश्चन बेटा और रह गया, सिंपल है, जो हमने ऊपर 2 क्वेश्चन करे उनका कॉम्बिनेशन है, ये केवल बेसिक है। तो हमने ये समझ लिया एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, और इसके बेसिस पर ये 4 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों की। वैसे स्टार्टिंग में वही फॉर्मूले मैं बताने वाला हूं जो सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव से बने हैं। जैसे साइन फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें तो ये हमें मिलेगा कॉस फंक्शन। इट मींस एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स कितना आना चाहिए, साइन एक्स प्लस सी। तो ऐसे ही जितने भी फॉर्मूले हमने डेरिवेटिव में पढ़े हैं, इन सभी फॉर्मूलों को यहां पर लिखते हैं और इसे ध्यान करेंगे। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अगर हम इस तरह बोले माइनस साइन का इंटीग्रल तो साइन ही रहेगा। साइन का इंटीग्रल, माइनस को वहां लगा दो, साइन का इंटीग्रल अगर हम निकालते हैं
तो ये आएगा माइनस का cos x। थर्ड, अगर हम tan x का बेटा डेरिवेटिव निकालें तो tan का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है? sec स्क्वायर x हुआ करता है। यानी कि sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रल निकाला जाएगा तो ये इंटीग्रल आएगा tan x प्लस c कांस्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूले हमें बनाने होंगे। अच्छी तरह से आप डेरिवेटिव को रिकॉल करें। कॉट फंक्शन का डेरिवेटिव, जब हम कॉट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कॉट, अच्छा नहीं लगेगा कहना, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अगर निकाला जाएगा तो ये होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है? सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स। और यहां पर अगर हम इस पूरे का इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव निकालें तो इसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव हमें क्या मिलने वाला है? सेक एक्स प्लस सी। तो ये हमने 5 ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले थे उनके डेरिवेटिव को लिखा और उससे याद रखा एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का और रह गया है, अब इसे देखते हैं। 6th वाला, कोसेक एक्स का अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कि इस पूरे का एंटी डेरिवेटिव, माइनस को वहां लगाना, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर हम यहां पर एंटी डेरिवेटिव निकालें कोसेक एक्स इंटू कॉट का, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आएगा माइनस का कोसेक एक्स। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव बनाया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मे बन सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता है, तो उसका जब हम इंटीग्रल निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स आएगा। टेन इनवर्स एक्स का जैसे डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर उसका इंटीग्रल निकाला जाएगा टेन इनवर्स एक्स आएगा। तो इतने सारे हम नहीं लिखने वाले, जो डेरिवेटिव से थे वो आपको याद रखने होंगे, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंटी डेरिवेटिव में। नाउ कुछ और फॉर्मूले हो जाएं। अगर हमें डेरिवेटिव e की पावर x का निकालना होता था, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हुआ करता है। इसका मतलब है e की पावर x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा ये e की पावर x ही रहने वाला है। नेक्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ
लॉग फंक्शन, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x यानी 1/x का इंटीग्रल log x, या इसे हम मॉड लगाकर डिनोट करते हैं। कोई भी नया फॉर्मूला नहीं पढ़ा, जितने भी डेरिवेटिव थे उसी से ही हमने एंटी डेरिवेटिव को पढ़ा है। और अब एक इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाए, इंटीग्रल का एक फॉर्मूला हो जाए, अगर हमें यहां पर x की पावर n का इंटीग्रल निकालना होगा तो इसका इंटीग्रल हुआ करता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1+c। ठीक है, ये प्योर इंटीग्रल का फॉर्मूला है, क्योंकि अगर हम इस पूरे का डेरिवेटिव निकालें हमें यही मिलेगा। कुछ और पॉइंट्स जो हम ध्यान में रख लें फिर आगे बढ़ेंगे। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालते थे तो हुआ करता था 0। कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रल कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपको 2 का इंटीग्रल निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो 2 तो कांस्टेंट होगा, dx का आप इंटीग्रल निकालेंगे और dx का इंटीग्रल होगा x। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें dx का इंटीग्रल निकालना है वो x हो गया, अगर हमें dz का इंटीग्रल निकालना है वो z हो गया, अगर हमें dA का इंटीग्रल निकालना है तो वो a हो जाएगा। यानी कभी भी इंटीग्रल कांस्टेंट का 0 नहीं होगा। 3 का इंटीग्रल निकालना है, जैसे y की रिस्पेक्ट में निकालना है, 3dy अगर है तो वो 3y हो जाएगा, 3dx अगर है तो वो 3x हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इतना नॉलेज लेने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद हम कर सकते हैं इसी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ और क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब जो क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं ये काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो रैंडम ऑर्डर में हम एक दो क्वेश्चनों को केवल समझेंगे, करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो स्टार्ट होगा टॉपिक वो ढंग से सेकंड एक्सरसाइज से ही होगा। तो रैंडम ऑर्डर में हम यहां पर एक दो क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। एक यहां पर कवर करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो क्या मेथड होगा, देखिए तीनों फंक्शन को हम अलग अलग लिख देंगे, जैसे ax² dx, bx dx और c dx। ठीक है, कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर निकलेगा। जैसे यहां पर a कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रल, b यहां पर कांस्टेंट है x का इंटीग्रल, और c यहां पर कांस्टेंट है dx का इंटीग्रल। अब x² का इंटीग्रल कैसे निकलेगा, x की पावर n+1/n+1, सिंपल x की पावर n का फॉर्मूला, तो ये x³ 3 हो जाएगा। b यहां पर कांस्टेंट है, ये x की पावर 1 हो गई, तो इसका इंटीग्रल x²/2 होगा, और c यहां पर कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल मैंने बताया था x होता है। अब लास्ट में कांस्टेंट को आपको लगा देना है। अब c क्योंकि पहले से आ गया, कोई बात नहीं, कांस्टेंट d भी लिखा जा सकता है, d इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो ये हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया। बाकी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे इस एक्सरसाइज में, सब नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी में भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉजिक लगे। चलिए एक दो क्वेश्चनों को और पूरा करा जाए। जैसे एक है क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेट करना है x³ + 5x² -4 डिवाइडेड बाय x²। क्या करना है,
इंटीग्रल को हम अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर यानी एक्स dx हो जाएगा। यहां पर हमने 5 को कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, केवल dx रहेगा। और यहां पर हमने 4 को कॉमन निकाला तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx आएगा। देखिए x का जो इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 यहां पर कांस्टेंट हो गया, dx का इंटीग्रल x होगा, 4 यहां पर कांस्टेंट है, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर -2 यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये माइनस माइनस प्लस बना दीजिएगा, इसे नीचे ले आइएगा, यही इसका आंसर होगा। तो ये हमने रैंडम ऑर्डर में कवर करा था क्वेश्चन नंबर 11 को। एक क्वेश्चन और हो जाए, क्वेश्चन नंबर 18 जो ट्रिग्नोमेट्री, एक और क्वेश्चन यहां पर कवर कर रहे हैं जो है क्वेश्चन नंबर 18, sec x मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस tan x। तो हमने क्या करा, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, sec स्क्वायर x आएगा और sec x tan x आएगा। tan का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रल, अभी हमने पढ़ा tan x होगा। उसके बाद sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। सो इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x इज sec x और एक कांस्टेंट लगाना जरूरी होगा। रैंडम ऑर्डर में एक और क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहां पर कवर करते हैं, जो इस तरह से गिवन है, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर x। तो क्या कर लेना है, साइन कॉस में चेंज कर लेना है, sec स्क्वायर x होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, सॉल्व करके क्या मिलेगा, tan स्क्वायर x। तो ये तो बेटा इंटीग्रल हमने पढ़ानी है, ध्यान रखना। देखिए जो 10th में आइडेंटिटीज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए हमें आइडेंटिटी का ही यूज करना पड़ेगा। जब भी tan स्क्वायर x आएगा हमें इसे sec स्क्वायर x -1 में चेंज कर लेना है, और चेंज करने के बाद हमें इसके दो अलग अलग इंटीग्रल बना देने हैं। एक इंटीग्रल बनेगा sec स्क्वायर x dx और दूसरा इंटीग्रल बनेगा 1dx, और sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है tan स्क्वायर x होता है, dx का इंटीग्रल x। तो ये हमने इस वाली एक्सरसाइज में कुछ कॉमन क्वेश्चनों को कवर करा। हालांकि इन क्वेश्चनों को करने की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा बेसिक है। तो हम अब इससे आगे निकलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अब यहां पर स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 से। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें यहां पर इंटीग्रेशन का पढ़ना होगा ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या है ये मेथड, कैसे करना है अप्लाई, जानने के लिए हम बढ़ गए एक्सरसाइज 7.2 में और हमने नोट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। देखिए इस मेथड में क्या होता है, एक फंक्शन ऐसा दिया होगा
जिसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो हमें दूसरा फंक्शन मिल जाए। जैसे आपको दिख रहा है, अगर यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में 2x आता है, या हम ये कहें पूरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 2x आता है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है। तो हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल कर दूसरा फंक्शन आया, उस फंक्शन को हम यहां पर कुछ एज्यूम कर लेते हैं। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और ऐसा करने के बाद हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों साइड x की रिस्पेक्ट में करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और जब आपने t का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में निकाला तो क्या होगा, dt अपॉन dx होगा। यहां से हमें सीधे ही dx की वैल्यू को निकाल लेना है, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप और आसान होते रहेंगे, फिलहाल dx निकाल देना है। और इतना करने के बाद इस इंटीग्रल पे आ जाना है। देखिए 2x तो ऐसी रहेगा, इसे हमने t माना, और dx की वैल्यू dt अपॉन 2x आई। 2x को हमने कैंसिल करा, 1 अपॉन t dt हमें मिला। याद है ना log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन t का इंटीग्रल या 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x या log t, कांस्टेंट और log में जो भी आएगा हमेशा मॉड का यूज करें। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x होगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। तो इसका इंटीग्रल 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है, आपको t की वैल्यू को यहां पर लगा देना है। तो हमने t की वैल्यू लगाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये हमने इस मेथड से कवर करा है एक क्वेश्चन को, और अब हम आगे बढ़ते हैं, कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें इंटीग्रल फाइंड करना है log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो मैंने क्या बताया, ऐसे फंक्शन को देखना होगा जिसका डेरिवेटिव निकालने के बाद दूसरा फंक्शन मिल जाए, बन जाए। log x का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन x मिलेगा। तो हमें क्या कर लेना है, log x को हमें t पुट कर लेना है, और जो भी ये इक्वेशन बनेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम x की रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। log x का अगर हम डेरिवेटिव निकालें 1 अपॉन x होगा, t का डेरिवेटिव होगा dt अपॉन dx, और dx की अगर हम वैल्यू को निकालें तो ये वैल्यू आएगी x dt। वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस करें। log x को हमने क्या पुट करा था बेटा, t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और dx की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी x dt, और ये हमने कर दिया x को कैंसिल, क्या मिला, t स्क्वायर dt मिला। t स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रल करें तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, t स्क्वायर का इंटीग्रल यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1 t क्यूब अपॉन 3, और t की वैल्यू को पुट करना ना भूलें। लास्ट में क्या थी t की वैल्यू, log x, तो ये आ जाएगा log x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c कांस्टेंट। तो ये हमने देख लिया है दो क्वेश्चनों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें करना है इस एक्सरसाइज का, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन x प्लस x log x। अब देखिए बेटा
देखने पे तो पता नहीं चल रहा है किसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा, 12th क्लास है। अब यहां पर एक स्टेप को देखिए, अगर डिनोमिनेटर में हम x को कॉमन निकाल दें तो x कॉमन निकालने के बाद हमें 1 प्लस लॉग एक्स मिल जाएगा। अब तो क्लियर है ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव में 1 अपॉन एक्स आता है, और क्यों ना 1 को भी इंक्लूड कर लिया जाए क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0। तो हमें क्या कर लेना है, 1 प्लस लॉग एक्स को हमें t एज्यूम करना है और इस पूरी इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होगा, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx होगा। यहां से हम dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब हम dx को फाइंड करेंगे तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी x dt, और इस वैल्यू को हम यहां पर प्लेस करने वाले हैं इंटीग्रल में। dx को ये हमने लगा दिया x dt, और इसे हमने t पुट किया था, ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन टी रह गया। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है, log t की वैल्यू को लगाएं और ध्यान रखें जो भी वैल्यू log में आएगी इसमें आप लगा दें मॉड। तो ये हो गया इसका आंसर, log 1 प्लस log x प्लस c। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं। इतने क्वेश्चनों को जब हम पूरा करेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा क्या ये मेथड होता है, किस तरह से अप्लाई होता है। क्वेश्चन 4, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन कॉस एक्स। तो देखिए अब यहां पर कॉस भी दिया है, साइन भी दिया है, तो आप कहेंगे साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, ऐसा नहीं है। यहां पर जो ये वाला कॉस आपको दिख रहा है ये साइन के एंगल में है, ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, यानी हम साइन को यहां पर टी पुट नहीं कर सकते क्योंकि साइन के डेरिवेटिव में कॉस अगर आ भी जाएगा तो इसे कैसे कैंसिल कर पाओगे, ये तो एंगल में एग्जिस्ट हो रहा है यार। तो क्या करना है, कॉस को पुट करना है टी, क्योंकि ये साइन अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अब यहां पर dx की वैल्यू को निकालते हैं। ये dx यहां पे भी लगा दिया था मैंने, इसे हटा देते हैं यहां से। तो यहां पर अब हम dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब हम dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो माइनस dt अपॉन साइन एक्स आएगा। अब आते हैं इंटीग्रल में, ये वाला साइन एक्स, इसे हमने टी पुट करा और dx की वैल्यू dt अपॉन साइन, जो माइनस यहां पे था इसे बाहर निकाल दिया, साइन कैंसिल आउट, क्या रह गया साइन टी। साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था याद करो, माइनस साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस। तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस बाहर पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, और इसके बाद यहां पर t की वैल्यू को जरूर पुट कर लें। t की वैल्यू कितनी है, cos x। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है साइन ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय cos ax प्लस बी।
अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाता है। किसी को भी अगर पुट कर ले दूसरा वाला कैंसिल आउट होगा। तो साइन को हम यहां पर पुट कर लेते हैं t, इसका डेरिवेटिव निकाला हमने, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, ax प्लस बी का डेरिवेटिव फिर निकलेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इंटू ए, और यहां पर dt अपॉन dx आएगा। देखिए अब हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा कुछ स्टेप डायरेक्ट हो जाएं। डायरेक्ट मीन्स हमें यहां पर दिख रहा है cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो अगर हम dx को यहां पर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सीधे ही cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी dt अपॉन ए। तो अभी तक हम क्या करते थे, dx पुट करते थे, कैंसिल करते थे। अब थोड़ा नॉलेज हमने गेन कर ली, प्रैक्टिस हो गई, तो अब हम इस तरह भी करेंगे। नाउ इंटीग्रल पे आते हैं। देखिए इसे हमने क्या पुट करा था t, और इसकी जगह dt अपॉन ए, तो फाइनली हमें क्या मिला 1 अपॉन ए को निकाले इंटीग्रल के बाहर। अब आप t का इंटीग्रल कर लें, तो t का जो इंटीग्रल होगा ये इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और लास्ट में अपने आप लगाएं इसमें t की वैल्यू को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर हमें इसका इंटीग्रल निकाल देना है। फंक्शन तो यहां पर केवल एक ही है, तो डेरिवेटिव का सवाल ही नहीं होता कि इसका डेरिवेटिव वो बनेगा या उसका डेरिवेटिव ये बनेगा। लेकिन जो फंक्शन यहां पर है ये x की पावर n की फॉर्म में है, और ये जो है वो x नहीं है, ये x की जगह क्या है ax प्लस बी। तो इसीलिए यहां पर इसे t पुट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। और जब भी फंक्शन बेटा रूट में होता है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम उसे टी पुट करें या टी स्क्वायर पुट करें। स्क्वायर पुट करने पे क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल हमने टी पुट कर लिया, अब फिर वही करना है, ए हो जाएगा इसका डेरिवेटिव और इसका डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू को निकाल कर लगा देंगे, और यहां पर ये पूरा t बना, dx की वैल्यू कितनी बनी dt अपॉन ए बाहर आ गया। अब यहां पर क्या बना रूट t, जिसका मतलब है t की पावर हाफ यानी x की पावर n, और x की पावर n का इंटीग्रल n प्लस 1 मतलब हाफ प्लस 1, और यहां पर भी हाफ प्लस 1। अरेंज कर लें 2 अपॉन 3a, t की वैल्यू पुट करने के बाद ax प्लस बी की पावर कितना बनेगा, तो ये आ चुका है इसका आंसर। और तरीका है टी पुट करके सॉल्व करना, जो हमने पूरा स्टेप वाइज फॉलो करा। लेकिन ऐसे छोटे मोटे फंक्शन अगर आगे से आएंगे तो हम उन्हें डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, और डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहां पर देखिए मैं इसका अब बता रहा हूं नेक्स्ट अल्टरनेट मेथड। जो ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कि ax प्लस बी, हमने से माइंड में क्या करा x मान लिया, मतलब ये हमारे माइंड में है कि ये x है, और x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है बेटा, माइंड में से x मानकर इंटीग्रेट कर लो, लेकिन ये x नहीं है,
इसका डेरिवेटिव निकलेगा। और ऐसा हम डिफरेंशिएशन में भी करते थे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लेकिन यहां पर अंतर क्या है, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, डिफरेंशिएशन होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन ये इंटीग्रल है, हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसको जिसे हमने माइंड में x कंसीडर करा, इसका डेरिवेटिव निकालो। जितना भी डेरिवेटिव आएगा मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे आएगा। डेरिवेटिव कितना आएगा, a, तो नीचे 1/a, मतलब नीचे जितना भी डेरिवेटिव आएगा वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसे अरेंज करेंगे, हमें अरेंज करने के बाद सेम आंसर मिल जाएगा ना, 2/3a ax प्लस b की पावर 3/2। सो आगे से जो इस तरह के फंक्शन आएंगे उन्हें हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे इसका मेथड होता है, हम इसे टी पुट करें। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रल x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 का रूट। देखिए अब यहां पर दिक्कत क्या है, x प्लस 2 का रूट है जिसे हम x से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहां पर हमें टी पुट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। 1 डेरिवेटिव आएगा, ध्यान रखना डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है बेटा, x, यानी dx हो जाएगा dt। अब क्या होगा, देखिए ये तो आपका हो गया t, ये dx की जगह dt। अब यहां पर x रह गया, पूरा फंक्शन t में आ रहा है, ये भी dt है, तो ये भी तो भैया t में होना चाहिए। क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू t की टर्म्स में निकालते हैं, तो ये हमें मिलेगा t-2। अब अंतर क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, अब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, t इंटू रूट टी का मतलब होगा पावर ऐड हो जाएंगी, t की पावर 3/2, और यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट टी का मतलब होगा t की पावर हाफ। अब दोनों में आप लगाएंगे x की पावर n का फॉर्मूला और इसे कर लेंगे इंटीग्रेट। लास्ट में बेटा t की वैल्यू को लगाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। काफी डार्क हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है इंटीग्रल ऑफ x √1 प्लस 2x²। तो यहां पर देखिए जो रूट के अंदर 1 प्लस 2x² है, अगर उसका हम डेरिवेटिव निकालें तो हमें उस डेरिवेटिव में x जरूर मिलेगा, क्योंकि x² का डेरिवेटिव जब करा जाता है उसमें x आ जाता है। कांस्टेंट वगैरह के बारे में चिंता मत करना, उसे हम इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया करेंगे। पुट वन प्लस 2x², t या t², जब भी रूट में होगा स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव होगा 4x। ठीक है, दिख रहा है बेटा यहां पर क्या बन रहा है, ये x dx। तो हम यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, और कहां लगाएंगे, x dx की जगह, और इस पूरे को हमने क्या पुट करा, बहुत सिंपल, इंटीग्रेट होगा x की पावर n से, और लास्ट में लगाएंगे आप t की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन है दैट इज 4x प्लस 2 +
एंड रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बेटा यहां पर जो रूट में टर्म है, अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा। और यहां पर अगर इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल दें, ये भी तो 2x प्लस 1 बनेगा यार। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे 2 कॉमन निकाल कर 2x प्लस 1 बनेगा, और जो रूट के अंदर दिया हुआ है उससे अगर आप t मान के डेरिवेटिव निकालते हैं तो वही मिलेगा, सो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो मैं इसका हिंट दे रहा हूं और आप इसे अपडेट कीजिएगा। इन केस नहीं आता है आंसर तो कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमने मान लिया है टी, और इससे आगे आप करेंगे अपने आप कंटिन्यू। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th, इंटीग्रल 1 अपॉन अब यहां पर कुछ भी नहीं बन रहा है, देखने पर पता नहीं चल रहा है किसे पुट करें क्या करें, और इसीलिए एक स्टेप अगर यहां पर हो जाए तो बिल्कुल क्लियर होगा। क्या है वो स्टेप? अगर हम रूट एक्स को कॉमन निकाल दें, भाई इसका क्या मतलब है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक रूट एक्स को अगर कॉमन निकाल दिया जाए क्या मिलेगा, रूट एक्स माइनस 1। अब रूट एक्स के डेरिवेटिव में रूट एक्स ही आता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है, 1/2 रूट एक्स। इसे टी मान लो, इसे टी मान लो, किसे मान लो, बेहतर रहेगा इस पूरे को माने, क्योंकि इसमें 1 का भी समाधान होगा। तो हमने क्या करा, रूट एक्स माइनस 1 टी माना। रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ नीचे लाएंगे। मतलब सिंपली मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये छोटे मोटे डेरिवेटिव तो बेटा याद हो जाने चाहिए अब आपको। 1/2 रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव ये होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे क्या बन रहा है, dx अपॉन रूट एक्स बन रहा है। कुछ समझ में ना आए सीधे dx निकाल के लगा देना। तो यहां पर हम dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी dt अपॉन 2। और अब इस वैल्यू को यहां पर इंटीग्रल में अप्लाई कर रहे हैं। यहां से देखिएगा ये dx अपॉन रूट एक्स कितना बन जाएगा, dt अपॉन 2, और इसे हमने t एज्यूम करा, यानी ये क्या बन जाएगा, 1/t। सिंपल सा आ गया बेटा, 1/t का इंटीग्रल, 1/t का इंटीग्रल log t, और 1/2 बाहर निकाल के t को लास्ट में रिप्लेस कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th के बाद अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th में। इंटीग्रल x अपॉन, अब यहां पर टी क्यू पुट करना है, किसे करना है इसका रीजन सुनो। न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, क्या ये स्प्लिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर यहां पर 2 टर्म हो जाएं और नीचे एक सिंगल टर्म हो तो इस कंडीशन में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, यही रीजन है। ऐसा करने के लिए हम इसे टी पुट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर में इसे टी पुट कर लिया, या टी स्क्वायर भी कर सकते हैं बेटा। ये लो, dx की वैल्यू dt आएगी, तो इसकी जगह तो हमने dt लिखा, और नीचे जो था ये हो गया रूट टी। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर केवल यहां पर x है। जब ये dt आ गया तो ऊपर भी तो t होना चाहिए, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्या निकलेगी x की वैल्यू, क्या निकलेगी, x की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो यहां पर t माइनस 4 आएगा। हो गया समाधान, अरे हो गया समाधान। अलग अलग करके इसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट t अपॉन रूट टी dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 4 अपॉन रूट टी dt। ओके, इसे कैंसिल कर लीजिएगा, ऊपर रूट टी रह जाएगा, और इसे t की पावर माइनस हाफ यानी x की पावर n के फॉर्मूले से पूरा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करा, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, ये सब आप पूरे पूरे आंसर निकालिएगा और इसे अपडेट कीजिएगा। कोई डाउट अगर आपको होगा या क्वेश्चन नहीं आ पाएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंटीग्रल जो हमें यहां पर दिया है दैट इज एक्स क्यूब -1 होल एक्सपोनेंट 1/3 और x की पावर 5। देखिए किस तरह से सॉल्व करें इसे हम। x क्यूब -1 को टी पुट करते हैं, डेरिवेटिव निकाला, dx की वैल्यू को फाइंड करा और लगाते हैं इसमें वैल्यू, अभी पता चल जाएगा। इसे ही क्यों पुट करा t, सो t की पावर 1/3, अभी x की पावर 5 ऐसी रहने दो बेटा। dx की वैल्यू को लगा दो, क्या थी इसकी वैल्यू, dt/3x², और ये x² से 5 ये हमने करा कैंसिल। यहां पे बना लेते हैं आगे के स्टेप। तो हमें क्या मिला देखिए, t की पावर 1/3, ये 1/3 यहां पर बाहर आ जाएगा, निकाल दिया, चलिए इसे बाहर लीजिए। क्या रह गया, कैंसिल करने के बाद ये कैंसिल हुआ, स्क्वायर से क्या रह गया, x³ रह गया। अब x³ की वैल्यू को यहां से निकालो, जो आएगी t+1। तो यही रीजन है हमने उस ब्रैकेट में इसे ही टी पुट करा, क्योंकि स्क्वायर बनके जब नीचे आएगा कैंसिल होके क्यूब रह जाएगा और हमें क्यूब की वैल्यू मालूम है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, अलग अलग दो इंटीग्रल बनाने हैं और इसे कर लेना है सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 को पूरा करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x² डिवाइडेड बाय 2 + 3x³ और इसका भी वेरी सिंपल, क्यूब के डेरिवेटिव में स्क्वायर आया करता है, इतनी नॉलेज काफी है इसको निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो हमने यहां पर क्या करा, 2 + 3x³ को क्या मान लिया, डेरिवेटिव निकालते हैं 9x²। अब देखिए ऊपर क्या बन रहा है, x² dx बन रहा है, तो यहां पर x² × dx की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x² × dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/9 आएगी, और इस वैल्यू को हमें यहां पर लगा देना है x² dx की जगह dt/9, और इसे हमने t पुट किया तो 1/t³ 1/9 को बाहर निकालिएगा और इसे इंटीग्रेट कीजिएगा। 13 के बाद तुम्हें ले चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और 14th क्वेश्चन इस तरह से है, इंटीग्रल 1/x log x की पावर m। बहुत सिंपल यार, log x के डेरिवेटिव में 1/x आया करता है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, log x को हमें t पुट करना होगा, और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 1/x मिला, बस सिंपल।
ये dx अपॉन x की जगह dt और 1 अपॉन t की पावर m ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, t की पावर -m, और ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं और ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। क्या कर लेना है, इसे पुट कर लेना है t, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में x आएगा और वो कैंसिल आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर 2x प्लस 3। देखिए बेटा, वैसे तो इसका जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि 2x प्लस 3 को हम t पुट करें और इसे आगे कंटिन्यू करें, लेकिन ऐसे छोटे मोटे फंक्शन को अब हमें ध्यान रखना होगा, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली कर लेना है। और डायरेक्टली कैसे करेंगे, अभी ये क्वेश्चन आपको दिखाया ना, माइंड में इसे मान लो x और e की पावर x का इंटीग्रल हुआ करता है e की पावर x, लेकिन ये माइंड में x माना है नहीं x, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, और जितना भी डेरिवेटिव आए चुपचाप नीचे लिख दो, प्लस सी लगा दो, आ गया आंसर। ठीक है, तरीका यह है कि टी पुट करें, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चनों को जो छोटे मोटे होंगे इनको हम डायरेक्टली ही पूरा करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे इसको रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चन को आपके लिए कंटिन्यू कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।